मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के छात्रों को मनुस्मृति के 7वें अध्याय दुर्ग व्यवस्था, दुर्गों की आवश्यकता, दुर्गों के प्रकार, दुर्गों की आवश्यकता, इस संदर्भ में आज मैं छात्रों को कुछ बताना चाहूँगा। स्मृति शास्त्र में तथा मनुस्मृति शास्त्र में मनु जी ने जो राज व्यवस्था का निरूपण किया है, राज व्यवस्था की जो व्याख्या की है, उसी संदर्भ में राजा की सुरक्षा के लिए, राजाओं की प्रजा की सुरक्षा के लिए अर्थात राजा के राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक काल में जिस प्रकार हमारे मंत्रीगण या विशिष्ट व्यक्तिजन जिस प्रकार अपने प्राण रक्षा तरह तरह के कवचों का, सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्व समय में राजा महाराजाधिराज अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण कराया करते थे। जिससे राज्य में दुर्गों का निर्माण भली भांति सुरक्षित रूप से कराया जाता था। वहाँ के राजा सदैव ही सुरक्षित रहा करते थे और इस राज्य में दुर्ग व्यवस्था कमज़ोर थी। वहाँ के राजा सदैव असुरक्षित रहते थे। शत्रुगण समय पाकर उन पर आक्रमण कर देते थे और राज्य की विधि व्यवस्था, संपत्ति, प्रजागणों को तहस नहस सत्यानाश कर डालते थे। इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए या राजाओं की सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। स्मृतिकार मनु जी ने अपने स्मृति शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात मनुस्मृति के आधार पर दुर्गों की 6 प्रकार हैं। इनमें प्रथम है धनोदुर्ग, दूसरा है महेदुर्ग, तीसरा है जलदुर्ग, चौथा है वृक्षदुर्ग, पांचवा है नृदुर्ग और छठा है गृहदुर्ग।
इन दुर्गों में से जो 3 जो प्रारंभ के दुर्ग है, धन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, ये उतने सुरक्षित और संरक्षित नहीं हैं। और पश्चात के जो 3 दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग, नृदुर्ग और गिरिदुर्ग, ये पूर्व की अपेक्षा कुछ ज़्यादा सुरक्षित है। इस प्रकार राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण कराना अर्थात अपने राज्य की सीमाओं को संरक्षित कराने के लिए जो दुर्ग का निर्माण किया जाता है वो परम आवश्यक है। कि दुर्ग के बिना कोई राजा या राज सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए स्मृतिकार मनु जी ने अपने मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकारों का उल्लेख किया। ये प्रथम है धनुदुर्ग। धनुदुर्ग मरुवेष्टित दुर्ग को कहा जाता है, अर्थात जहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ हो, बलुआही हो, जाऊँ मिट्टी न हो। इस दुर्ग के चारों तरफ बालू इत्यादि भरे रहते हैं, इसमें शत्रु एकाएक आक्रमण नहीं कर पाता है, इसलिए इसे धनु दुर्ग की संज्ञा या नाम दी गई है। दूसरा है मही दुर्ग। इस दुर्ग में राज्य के चारों तरफ ऊंची पहाड़, ऊंची दीवार, ऊंची ऊंची पत्थरों के टुकड़ों से राज्य को सुरक्षित किया जाता है, जिससे शत्रु राजा इस पर आसानी से आक्रमण न कर सके। फिर वो तीसरे दुर्ग को स्मृतिकार ने कहा वो है जल दुर्ग। अर्थात राजा को अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य के चौरदीवारी पर, राज्य के इर्द गिर्द बाहर भागों में जल दुर्ग का निर्माण कराना चाहिए। अर्थात गहरे तालाब, सरोवर, जलाशय या नहरों इत्यादि की खुदाई होना चाहिए जिसमें पर्याप्त पानी भरा हो। वैसे दुर्गों को जल दुर्ग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अथाह पानी भरे रहे नहरों या तालाबों को, जलाशयों को पार करना सबों के लिए आसान नहीं रहता है। इस प्रकार वो राज्य सुरक्षित रहता है और बाहर से जो आक्रमणकारी है वो राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इस प्रकार जल दुर्ग भी एक दुर्ग है जिससे राज्य की सुरक्षा होती है। चौथा दुर्ग जो है वह है वृक्ष दुर्ग। वृक्ष दुर्ग का अर्थ है कि राजा अपने राज्य के चारों तरफ कांटेदार झाड़ी नुमा वृक्षों से चहरदीवारी का निर्माण करा दे। अर्थात राजा अपने राज्य के बाहरी भागों में कांटेदार झाड़ीदार वृक्षों को लगवावे, जिससे आक्रमणकारी सहज रूप से राज्य में प्रवेश न कर सके। क्योंकि फलदार वृक्षों को पार करना कुछ आसान है, परंतु
कांटेदार वृक्षों को पार कर अंदर आना दुस्सह है। इसीलिए स्मृतिकार ने दुर्गों में वृक्ष दुर्ग को भी रखा है, अर्थात राजा की सुरक्षा के लिए वृक्ष दुर्ग भी बनवाया जा सकता है। फिर जो एक अन्य दुर्ग है उसका नाम है नरे दुर्ग, अर्थात राजा अपनी राज की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े भटनागर योद्धाओं, वीरों को, सिपाहियों को नियुक्त करें और वे सिपाही योद्धा राजा एवं राज्य की चारों दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि राज्य की सीमाएं जब सुरक्षित रहती है तो बाहर से आक्रमणकारी आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाते हैं, अर्थात बाहरी राज्य के राजा उस राज्य पर सुविधा के अनुसार आक्रमण नहीं कर सकता है, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए दुर्गों की अत्यंत आवश्यकता है। पुनः स्मृतिकार ने एक प्रमुख दुर्ग की चर्चा की है, उसका नाम है गिरि दुर्ग, अर्थात गिरि पहाड़ या चट्टान। तो राजा अपने राज की सुरक्षा के लिए, राजा अपनी सुरक्षा के लिए अपने राज्य के चारों तरफ एक गिरि दुर्ग का निर्माण कराया, अर्थात ऊंचे ऊंचे पत्थर के शिलाओं या पहाड़ के टुकड़ों को रखकर अपनी राज की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। इन दुर्गों में जो 3 पूर्व के दुर्ग हैं वे तो सामान्यतः है, लेकिन पश्चात के जो 3 दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग, नृ दुर्ग और गिरि दुर्ग, इनका दुर्गों में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि दुर्ग के द्वारा ही किसी राजा या राज की सुरक्षा को सुरक्षित रखा जा सकता है, आक्रमणों से बचाया जा सकता है। और त्यों राजधर्म के लिए, राजाओं के लिए दुर्ग का निर्माण परम आवश्यक है, क्योंकि मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का वर्णन किया गया है, उल्लेख आया है। जैसे विगत दिनों में बताया गया था कि राजा कौन हो, राजा कैसे सम्मान हो, राजा यदि बालक भी हो उसे ईश्वर के अंश मानकर उसे प्रतिष्ठा दी जाए। तो इन्हीं राजधर्म के अंतर्गत राजाओं के लिए राज की अपनी सुरक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण कराना परम आवश्यक है। जो राज्य दुर्ग रहित है उसकी सुरक्षा संभव नहीं है। जिस प्रकार हम लोग अपने घरों की, बागों की रक्षा के लिए
उसके बाहरी भागों को ईंट, पत्थर या किसी अन्य पदार्थ से तार कांटी के द्वारा सुरक्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार पूर्व समय में राजा लोग अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए इन दुर्गों का निर्माण करते थे, क्योंकि इस मनुस्मृति में मनु जी ने राजाओं को अपने कर्तव्यों, अधिकारों और विवेकों का सम्यक व्याख्या की है। उन्हीं कर्तव्यों के, विवेकों के आधारशिला पर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था आधारित है, या राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित होती है। होते हों जो कुशल राजा होते हैं, जो अपने आपकी सुरक्षा के लिए या अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण अवश्य कराते हैं। इन 6 दुर्गों को न सहे 3 ही हो, 4 ही हो, 5 ही हो, लेकिन दुर्गों के निर्माण या दुर्गों के उपयोगिता राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि स्मृतिकार ने अपने स्मृति शास्त्र में कई प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अंदर के आश्रित जीवों को शत्रु नहीं मार सके एवं अंदर के जीवों की आत्म सुरक्षा हो सके। राज्य के राजा निर्भीक होकर अपने राज प्रशासन का कार्यभार संपादित कर सके, इन सबों के लिए दुर्गों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज के समय हम लोगों को जो यातायात की सुविधाएं, व्यापार की सुविधाएं या आवागमन की सुविधाएं रेल मार्ग, सड़क मार्ग या वायु मार्ग से संभव है। पुराने समय में ये सब मार्ग, ये सब यातायात संभव नहीं थे। एक देश के राजा दूसरे देशों पर पैदल या घुड़सवारों के द्वारा आक्रमण करते थे। इन परिस्थितियों में जो वृक्ष दुर्ग आदि की जो कल्पना की गई है, उन घने कांटेदार वृक्षों में इन घोड़ों या घुड़सवारों को या पैदल सैनिकों को आने जाने में तरह तरह की कठिनाइयाँ होती थी। जिस प्रकार जल दुर्ग की बात है, तो जल दुर्ग को भी पार करना उतनी आसान नहीं थी। जल दुर्ग को पार करने के लिए तो छोटी छोटी नावों की सहारा ली जाती थी, या जो व्यक्ति तैरने में सक्षम होते थे वही जल दुर्गों को पार करके दूसरे राज्य की सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते थे, जो अत्यंत ही कठिन और दुर्गम था।
उसी प्रकार गृहदुर्ग में सबों को पार करना उतना सुगम नहीं था, क्योंकि उस समय वायुयान उपलब्ध नहीं होते थे। उन पहाड़ों को पार करके, चट्टानों को पार करके अन्य राज्य की सीमा में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर था। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इन दुर्गों का निर्माण कराना आवश्यक समझा। आवश्यक रूप से दुर्गों का निर्माण करवाते थे, क्योंकि दुर्गों के निर्माण से ही वह राज्य और वह राजा सुरक्षित रहता था। इसलिए दुर्ग उस समय अत्यंत आवश्यक थे। अब आज के समय में भी दुर्गों की आवश्यकता उतनी ही अधिक है।